आप एक बार फिर सोच लेते भाभी साहब, देव ने आंगन में लगे झूले पर बैठते हुए कहा। इसमें सोचना क्या है देव, जो एक बार तय कर लेवे थारी भाभी साहब तो फिर पाछे पाँव न धरे। पूरी जिंदगी बीत गई, तू अब तक समझा ही ना मने, रतन ने शांति से कहा। जानू हूँ थानो थारी छाती ना और घनो लख दाग भी देऊँ हूँ, पर फिर भी आ बात तो बिल्कुल ही अलग है भाभी साहब। देव बालों को धीरे धीरे सहलाता हुआ बोला। तू फिक्र ना कर देव, माता रानी सब ठीक करेगी। तू बस कागज़ पत्तर बनवा दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। कहते हुए रतन उठ खड़ी हुई। ठीक है भाभी साहब, अब चलता हूँ। अरे नहीं, कलेवा करके जाना। ले सावन कलेवा ले भी आया। कहते हुए वो फिर बैठ गई। देवा कलेवा करने बैठ गया। वाह भाभी साहब, अरसे बाद खा रहा हूँ ऐसा गोंद का लड्डू, मज़ा आ गया। इन लड्डुओं ने तो आज तो माँ की याद दिला दी। चल चल रहने दे। कहते हुए रतन ने चाय का कप देव की ओर बढ़ाया और खुद भी चाय सुड़कने लगी। अच्छा, अब चलता हूँ भाभी साहब। कहते हुए देव उठ खड़ा हुआ। शादी के 15 ही दिन हैं, बहुत काम है। परिवार सहित 4 दिन पहले ही हाजिरी लगानी है तुझे, रतन ने जोर देकर कहा। बिल्कुल आ जाऊंगा। कहते हुए देव ने गाड़ी की चाबी उठा ली। अभी 4 बजे हैं और 3 घंटे गांव पहुंचने में, यानी रात होने लगेगी। गांव पहुंचते पहुंचते देव ने घड़ी देखते हुए सोचा और एक्सीलेटर पर पाँव धर दिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी और देव का मन स्मृतियों से। तब पवन बाबू रतन को ब्याह कर लाए थे। लाल हरी चूड़ियों से भरी खनकती कलाई, सुर्ख होठ, काजल से भरी उनिंदा सी आंखें, थोड़े आगे को निकले दांत जो बात बेबात खिलखिलाते रहते थे। लाल जोड़े में लिपटा यह गोरा बदन गांव में सबसे सुंदर था या नहीं, पर अम्मा तो यही कहती थी। अरे हमारे पवन बाबू के बड़े बड़े घर वाले आगे पीछे डोल रहे थे, पर तेरी करमजली सुंदरता ने ले डूबी हमें। कहने लगा ब्याह करेगा तो इसी से। सो हम भी क्या करते, ब्याह लाए बिना दान दहेज के तुझ जैसी गरीब छोकरी को। उन दिनों देव को यह समझ कहाँ थी कि अम्मा प्रशंसा कर रही है रतन की या फिर कटाक्ष। पवन बाबू और देव के बीच 6 साल का अंतर था। देव को मतलब था तो बस इतना कि भाभी साहब उसकी सब बातें सुने, उसके साथ खेले और भैया की लाई रात की बची हुई मिठाई इस कसम के साथ उसकी हथेली पर धर दे कि देव किसी को नहीं बताएगा। बस बचपन में भाभी से सा के साथ जो दोस्ती हुई वह आज तक कायम है। देव की आंखें एक बार फिर बीते वर्षों को सहेजने लगी। भाभी साहब और पवन बाबू का प्यार रंग लाया और एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा था सुकन्या। फिर तो एक के बाद एक राजकन्यामय कन्या का जन्म हुआ। बस नहीं आया तो लाला, जिसका इंतज़ार अम्मा सहित पूरे खानदान को था। अम्मा हर बार पूजा पाठ रखवाती, ताबीज़ बनवाती और भी जाने कितने कार्यक्रम होते लाला के लिए, पर लाला को नहीं आना था। सो लाख मनुहार के बाद भी नहीं आया। भैया उदास रहने लगे थे। अम्मा के तीखे व्यंग्य सुन कर भाभी सा का गोरा बदन अब काला पड़ने लगा था। खिलखिलाहट अब उदासी में बदल गई थी। ना चूड़ियाँ खनकाती थी, ना पायल छमछमाती थी। घर की खामोशी में बेटियों की किलकारियाँ गूंजती, पर भाभी सा को छोड़कर सब बहरे हो गए थे। इस बीच देव का भी ब्याह हो गया। सावित्री के रूप में अम्मा की पसंद घर आ गई थी, वो भी मोटे दान दहेज के साथ। पवन बाबू आजकल शहर में अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। कपड़े की बड़ी मिल लगाई
तो करोड़ों की कमाई चालू हो गई थी। सप्ताह 4 दिन शहर और 3 दिन गांव में बीत रहे थे उनके। उसे याद है उन दिनों रतन और सावित्री दोनों पेड़ से थी। अम्मा पवन बाबू को समझा रही थी, देख बेटा 3 छोरियां हैं तने, इनके छोरों ही होना चाहिए। जा डॉक्टर बाबू से बात कर, कोई रास्ता निकाल लेवेगा बे। अम्मा ये मेरे से ना होएगा, तड़प कर कहा पवन बाबू ने। तो के छोरियों से ही घर भर लेवेगा, अम्मा गुस्से से बोली। तभी भाभी सा वहाँ चाय लेकर पहुँची तो अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। कहने लगी, अरे करमजली कुछ तो शर्म कर, 3 छोरियाँ जन कर बैठी है, अब तो घर का चिराग पैदा कर। मेरे पवन को कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़। इस बार अगर लड़की पैदा की तो मुझसे बुरा कोई ना होएगा। कहते हुए वो चाय की ट्रे पर झपटी। भाभी सा के हाथ ट्रे फिसली और सीधे अम्मा की साड़ी पर मार डाला रे कुलच्छनी ने। कहते हुए अम्मा का हाथ थप्पड़ रसीद करने ही वाला था कि भाभी सा ने अम्मा की कलाई पकड़ ली। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, आज तक थारी हर बात नज़र नीचे रखकर स्वीकार करती आई हूँ, पर उससे मेरी कमज़ोरी समझने की भूल मत न करियो। जो छोरियाँ पैदा करन रा ताना सुन सुनकर बहरी होगी मैं, अब और नहीं। साफ साफ सुन लो अम्मा, छोरी पैदा करनो लुगाई का हाथ में नहीं, मर्द का हाथ में हो। पूछ लेना नर्स मैडम ना, वो बतावे थी मने। पूछना अपने डॉक्टर बाबू से, बड़ी साठगांठ है ना थारी। तो भाभी सा जो एक बार बोलने लगी तो रुकी ही नहीं। सावित्री देव 3 छोरियां बारचे में हक्के बक्के खड़े थे। अब चुप कर हरामखोर, कहते हुए हमेशा शांत और चुप, सिर्फ अपने काम से मतलब रखने वाले भाई साहब पवन बाबू गुस्से से तमतमाते उठ खड़े हुए। बहुत चुप रह ली पवन बाबू, कभी आपके खातिर कभी अपनी छोरियों के खातिर, पर अब और नहीं। अब लड़का हो या लड़की, अब की बार नसबंदी को ऑपरेशन होकर रवेगो। भाभी सा ने सपाट स्वर में घोषणा की और तीर की तरह निकल गई वहाँ से। अगले कई दिनों तक उलझी डोरी में फंसी हुई पतंग सी छटपटाती रही अम्मा। दिन बीते, भाभी सा ने फिर लड़की को जन्म दिया। अम्मा के तन बदन में आग लग गई, लगे भी क्यों ना, कोड़ में खाज जो हो गई थी। इधर भाभी सा ने भी रस्म खा ली। वो इस लड़की जिसका नाम उन्होंने नई कन्या रखा था को लेकर घर नहीं जाएगी। अब बस उन्हें शहर रहने जाना था पवन बाबू के साथ। आखिर धीर गंभीर पवन बाबू भाभी सा और अपनी 4 बेटियों नई कन्या, राजकन्या, मैकन्या और सुकन्या के साथ शहर चले गए। संपत्ति से बेदखल करने और मर जाने की अम्मा की धमकियाँ पहली बार हम सब ने फेल होते देखी थी। सावित्री ने लगातार 2 बेटों को जन्म दिया और अम्मा की चहेती बन बैठी। पवन बाबू अपना कारोबार लगातार बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे उनका गांव आना जाना छूटता गया। साल 2 साल में एक बार परिवार सहित चक्कर लगा जाते थे। चारों लड़कियों को भाभी सा ने अच्छी स्कूल में भेजा। पढ़ाई में भी वे अच्छी निकली। भाभी सा ने नसबंदी करवा ली थी, सो अब लड़की और लड़का पैदा करने का अम्मा पुराण भी बंद हो चला था। बीच बीच में जब भी अम्मा बीमार हुई, शहर में भाभी सा ने सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं दिखाया, मन से सेवा भी की अम्मा की। इस उम्र का तकाजा है या वक्त की मांग। अब भाभी सा और अम्मा के बीच चलने वाला शीत युद्ध भी बंद हो गया था। एमकॉम करने के बाद सुकन्या की शादी पवन बाबू ने
ऐसी धूमधाम से की कि देखने वाले देखते रह गए। अब पवन बाबू के पास पैसा, पद, प्रतिष्ठा और पहुंच, वो सब कुछ था जिसका आम आदमी सिर्फ सपना देखता है। बस नहीं था तो वो था स्वास्थ्य। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी के मरीज हो चले थे। वो किस गम में घुटते जा रहे थे वे कोई नहीं जान पाया। एक दिन हार्ट अटैक ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वे भाभी साहब को सारी जिम्मेदारियों का बोझ देकर इस दुनिया से कूच कर गए। भाभी साहब तो जैसे काठ की हो गई थी। उन्हीं दिनों अम्मा ने उन्हें गांव चलने को कहा। उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, पर जब देव ने कारोबार समेटने की बात की तो फूट फूट कर रो पड़े। वो जमा हुआ दर्द पानी बनकर बह गया। साफ मना कर दिया उन्होंने गांव जाने से। लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ अब कारोबार भी संभालने लगी थी वो। भाभी साहब के भीतर एक मजबूत, जिम्मेदार औरत छिपी थी, जिसने ना सिर्फ बेटियों को संभाला बल्कि धीरे धीरे पवन बाबू का कारोबार भी मजबूती से थाम लिया। इन्हीं दिनों बेटियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर का ज्ञान, गाड़ी चलाना सब में महारत हासिल की। ऐसा दबदबा बनाया कि भाभी साहब के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक एक कर बेटियों को ससुराल भेजती भाभी साहब कि अब चौथी बेटी की शादी है। कहने को तो दामाद, नाती नातिन से भरा पूरा परिवार है उनका, पर बेटियां तो बेटियां हैं। अब मेहमान बनकर आती हैं और 4 दिन रख कर चली जाती है। अब चौथी बेटी नई कन्या की शादी के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। सभी चिंतित है इसे लेकर। बड़ा दामाद साथ रहने और कारोबार संभालने आना चाहता है। मैं कन्या अपने बेटे को माँ के पास छोड़कर जाना चाहती है। स्वयं देव भी तो सावित्री के कहने पर अपने छोटे बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव लेकर ही तो आया था। सोचते सोचते थक गया था देव। सामने ही ढाबा दिखाई दिया तो गाड़ी को साइड पर लगाकर चाय का ऑर्डर देकर वहीं पड़ी चारपाई पर लेट गया। आज सुबह जब वह पहुंचा तो भाभी साहब ने बड़े मनोयोग से स्वागत किया देव का। कहने लगी, आओ देवा, बड़े सही समय पर आए हो। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास काम? देवा को मन की मुराद मिलने का शुभ संकेत दिखाई दिया। तुम तो जानते हो, अब नई कन्या की शादी के बाद मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। सो तो है, देव ने सहमति जताई। घर भी एकदम खाली हो जाएगा। जब तक बेटियां थी घर भरा भरा था। ठीक करती थी अम्मा। बेटी की माँ रानी, बुढ़ापे भरे पानी। भाभी साहब ने बेबस निश्वास छोड़ी। ठीक बात है भाभी साहब, समय को कौन रोक सकता है। देखो ना, कल की सी बात लागे है मने, जब सुकन्या, राजकन्या, मैकन्या और नई कन्या मेरे कांधों पर चढ़ जाती थी। और आज कोई बड़ी अधिकारी है तो कोई प्रोफेसर। आपकी परवरिश, आपके संस्कार और आपकी समझ, गुणों का भंडार है चारों। आज पवन बाबू और अम्मा दोनों नहीं हैं। होते तो देखते कि छोरियाँ कैसे नाम रोशन करती है खानदान का। कहते हुए देव ने गर्व से अपने माथे को सहलाया। सो तो ठीक है दया। देव वैसे पवन बाबू को भले ही छोरा ना होने का गम सालता रहा हो, पर उन्होंने छोरियों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। कहते हुए भाभी साहब की आंखों में नमी उतर आई थी। पर अब आगे क्या सोचा है आपने? छोरियाँ सब अपने अपने घरों में खुश हैं। अब आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। देव सावित्री के कहे अनुसार अपनी बात कहने के लिए भूमिका बांधने लगा। सोचना के है देवा, अब तो बस करना है।
बस इसलिए तुझे याद कर रही थी। अच्छा, हुक्म करो भाभी साहब, आप जो कहो ते मैं हमेशा हाजिर हूँ। थारी हाजिरी माँ। देवा को लगा लोहा गर्म है, बस चोट करने की देर है। हाँ देवा, 4 बेटियों को पालते पोसते इनकी ऐसी आदत सी हो गई है कि अब बेटी बिना नहीं रह सकती। मतलब? देव असमंजस से बोला। मतलब अब 5वीं बेटी गोद लेने का सोचा है मैंने। सोचा क्या है, करना ही है। वो गांव की विधवा सलोनी बुआ को तो जानते हो ना। कई सालों से उसकी बेटी भारती की पढ़ाई का खर्च उठा रही हूँ मैं। अब उसके हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, अब उसे गोद लूँगी। उसकी पढ़ाई और सारी जिम्मेदारी मेरी, कहते हुए रतन ने अपने आंचल में गांठ लगाई। क्या कह रहे हो आप? देव का मुंह खुला का खुला रह गया। सावित्री के सपनों पर पानी फिर गया, जान पड़ा उसे। ठीक कह रही हूँ, मेरी संपत्ति के कई दावेदार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पर मैं किसी को रिश्ते नहीं बनाने दूंगी। पर किसी अनजान को गोद लेकर तो आप अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इससे आपके अपने आप से दूर ही हो जाएंगे ना। देव ने तीर छोड़ा। नहीं, जिसे मैं गोद ले रही हूँ उसकी शादी के बाद फिर एक कन्या गोद लूँगी। यानी ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मेरी सास। समाज में लड़कियों की स्थिति बेहतर हो, इसमें एक संविधा मेरी भी है, रतन ने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे का तेज, आंखों में आत्मविश्वास और बोली में सागर सी गहराई महसूस की देव ने। देव को मानो सांप सूंघ गया था। कुछ नहीं बोल पाया वो। क्या हुआ देव? मैंने तो अपनी वसीयत भी बना ली, भाभी साहब ने कहा। बेटियों और दामादों से तो पूछ लिया ना आपने? देव ने हकलाते हुए कहा। तने के लागे है देव, मेरे संस्कार क्या इतने कमज़ोर है कि मेरा परिवार मेरा साथ ना देवेगा? मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है। चौथी की विदाई के समय ही 5वीं की घोषणा करूँगी। जब बेटियों को जनने से पहले, अम्मा को नसबंदी करवाने से पहले, पवन बाबू को बिजनेस में हाथ डालने से पहले किसी को नहीं पूछा, तो अब क्या पूछना से देव? जो करना है खुद करना है, अपने दम पर करना है, तो फिर पूछने का मतलब? ये बैसाखियाँ तो कब से तोड़ चुकी थारी भाभी साहब। देव कुछ नहीं बोला, बस थूक निकलता रहा। शादी में आते समय सलोनी बुआ और भारती को साथ लाने की जिम्मेदारी थारी। और हाँ, ये कागज़ भी ले जाना, दस्तखत करवा लेना दोनों के, निशान लगा रहे हैं वकील साहब ने कहते हुए कुछ कागज़ देव की ओर बढ़ा दिए। रतन ने। देव को काटो तो खून नहीं, पर प्रत्यक्ष में उसने कागज़ लेकर समय से सब काम करके शादी में आने का वादा किया था। साहब, आपकी चाय कब की ठंडी हो गई? ढाबे वाला लड़का उसे जगा रहा था। दया। देव हड़बड़ा कर उठ बैठा। देखा रात हो रही थी, पर द्वितीय चांद बादलों को चीर कर अपना मंद प्रकाश फैला रहा था, जो आने वाले दिनों में निरंतर बढ़ेगा, ठीक उसके भाभी साहब की तरह। चाय पीते हुए देव अपने लालच को कफन पहना कर भाभी साहब की 5वीं बेटी के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।